हेलो, वेलकम इन द लेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिप्रिसिएशन पढ़ रहे थे और उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड को देखा था। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक यूनिफॉर्म तरीके से हमारा जो एसेट है उसकी वैल्यू यूनिफॉर्म तरीके से डिक्रीज करती है एंड ऑन दैट बेसिस हम एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे यूनिफॉर्म कांस्टेंट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन को लेते हैं और उसको एक फंड में इकट्ठा करते हैं। एक प्रॉब्लम को पिछले लेक्चर में देखा था, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था। एक प्रॉब्लम और है, उसको देखते हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड को ढंग से समझते हैं। ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम ये है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक बॉयलर है जिसकी कॉस्ट 45,000 है, जिसकी कॉस्ट 45,000 है। ठीक है। और उसको इंस्टॉल करने के लिए 7,000 और एक्सपेंडिचर आता है। ठीक है ना। तो टोटल अगर देखा जाए कि रेडी टू यूज, उसको बिल्कुल फाइनली यूज करने तक बनाने के लिए हमारे पास कितना इस पे कहते हैं इन्वेस्टमेंट हुआ, दैट इज कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। इसको अगर आप सम कर देते हैं 7,000 प्लस 45,000 तो इट विल कम 52,000। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं दिस इज नोन एज वैल्यू ऑफ एसेट। वैल्यू ऑफ एसेट, दिस इज वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है ना। 52,000 लगाकर हमारा बॉयलर स्टार्ट हो गया और इसकी जो इंस्टॉलमेंट जो इंस्टॉल किया गया, जब रेडी टू यूज हुआ, ये डेट थी 1 जनवरी 1976। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है ना। और इसको 20 इयर्स तक यूज किया गया, 1 2 3 4 5 6 करते करते 20 इयर्स कैसे हमने निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि इस 1 जनवरी 1976 को इसको स्टार्ट किया गया एंड 31 दिसंबर 1995 को इसको 15,000 में सेल कर दिया गया। तो दैट इज 15,000 इज स्क्रैप वैल्यू ऑफ दिस बॉयलर। तो अगर आप इस डेट के बीच का डिफरेंस देखें, 31 दिसंबर 1995 और 1 जनवरी 1976, तो इसके बीच में आपको सब मिला के 20 ईयर्स दिखाई पड़ेंगे। यहां से लेकर यहां तक अगर बात किया जाए तो आपको दिखाई पड़ेंगे कि 20 ईयर्स इसकी सर्विस लाइफ रही है। 20 ईयर्स इसकी सर्विस लाइफ रही है। ठीक है ना। तो ये डाटा हमारे पास है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन फंड ऑन 15 जून 1985। तो ये पूछना चाह रहा है कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है, हर साल कितना अमाउंट इस एसेट का घट रहा है जिससे कि उतना ही अमाउंट हम अपने जो फंड है, जो डिप्रिसिएशन फंड है, उसमें डाल सके। पहला क्वेश्चन ये होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 15 जून 1985, 15 जून 1985 तक हमारे पास डिप्रिसिएशन फंड कितना होगा। ये जो हमने फंड बना रखा है, जो गुल्लक बना रखा है 15 जून 1985 में, उस गुल्लक में कितना अमाउंट हुआ होगा, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो देखते हैं पहला प्रॉब्लम कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होगा। हमें पता है कि जो हमारे पास वैल्यू ऑफ एसेट है, वैल्यू ऑफ एसेट क्या है, 52,000 है ना। और स्क्रैप वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू इज दैट इज 15,000। ठीक है ना। टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया, टोटल डिप्रिसिएशन इन 20 ईयर्स। और सर्विस लाइफ कितनी है इस बॉयलर की जो सर्विस लाइफ है, सर्विस लाइफ कितनी है, n इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स में टोटल डिप्रिसिएट कितना हुआ है, तो आप कहेंगे 52,000 माइनस 15,000, दिस इज द टोटल डिप्रिसिएशन। ठीक है ना। और उसके बाद अगर हमें निकालना चाहे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पर ईयर, तो देयरफॉर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पर ईयर, तो आप क्या कहेंगे, 20 साल में इतना डिप्रिसिएट हुआ है तो 20 से डिवाइड कर देंगे। इट मींस 52,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाई 20 ईयर्स। इसी को लिखते हैं हम लोग स्मॉल डी से। तो स्मॉल डी की वैल्यू क्या आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 18,1850 है ना, रुपीज पर ईयर। मींस हमारा जो एसेट है ये हम यूज कर रहे हैं बाई स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर देखा जाए तो हर साल इस एसेट का 52,000 का रेट 1,850 1,850 रुपीज के हिसाब से डिप्रिसिएट कर रही है, घट रही है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास जो ये फंड हमने बनाया था, जिसको हमने गुल्लक कहा है, ये जो डिप्रिसिएशन फंड है, इसी क्या कह रहे हैं, डिप्रिसिएशन फंड। तो हर साल के अंत में 0 ईयर से स्टार्ट हुआ, पहला साल खत्म हुआ, 1850 अमाउंट यहां आ गया। हर साल के एंड में इसके अंदर 1850 के हिसाब से पर ईयर अमाउंट आना चाहिए, पर ईयर अमाउंट इसके अंदर आना चाहिए। तो इसी को कह रहे हैं रेट ऑफ डिप्रिसिएशन।
क्योंकि ये रेट कांस्टेंट है, 1850 वैल्यू कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 15 जून 1985 में हमारे पास इस फंड में कितना कितना अमाउंट हो चुका होगा, ठीक है ना। तो अब जरा देखें कि स्टार्ट डेट क्या है 1 जनवरी 1976, एंड क्या है 15 जून 1985। तो अगर आप इसको देखें तो ये 9 ईयर से ज्यादा और 10 ईयर से कम की डेट है ना। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 ईयर प्लस सम मंथ आएगा। इट मीन इसलिए मैंने यहां पे लाइन खींचा है कि 9 ईयर्स एंड सम मंथ पे 9 ईयर से क्रॉस कर चुका है, 10 से पीछे है ना, यहां बीच में कहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से आप ये डेट के बीच का जो रेंज निकालना आपको बढ़िया से मालूम है। ठीक वैसे ही है जैसे आप अपनी एज निकालते हैं, ये आपके डेट ऑफ बर्थ है और ये आज की डेट है। आप अगर जानना चाहें कि मैं इस साल पैदा हुआ था, इस साल मेरी उम्र क्या है, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं। ठीक वैसे ही अगर इस डेट में से इस डेट को माइनस किया जाए तो आपको निकल आएगा कितने ईयर्स, कितने मंथ, कितने डेज। तो आपको निकल के आएगा 9 ईयर्स प्लस सम मंथ एंड सम डेज। तो इसका मतलब हम लोग भी यहां पे हैं, इस पॉइंट पे हैं। तो इस पॉइंट पे इस फंड में कितना अमाउंट आ चुका होगा, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हम साल के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के अंत में, एक साल के बाद ही इसमें अमाउंट डालते हैं। 1850 कब आएगा, 1850 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, सेवेंथ ईयर, एट्थ ईयर एंड एट द एंड ऑफ नाइन्थ ईयर। इस तरीके से इसमें अमाउंट आता रहेगा। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इस फंड में आते रहेंगे। अब अगली इंस्टॉलमेंट कब आएगी, एट द एंड ऑफ 10th ईयर। लेकिन आप पूछ रहे हैं 9 ईयर के बाद, तो इस बीच में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आया होगा। कुल मिला के अगर हम बात करें तो इसके हिसाब से जो फंड है उस फंड में सब मिला के 9 इंस्टॉलमेंट फंड में आ चुका है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एट द एंड ऑफ 9th ईयर या 15 जून 1985 को डिप्रिसिएशन फंड कितना होगा, देयरफॉर डिप्रिसिएशन फंड ऑन 15 जून 1985 विल बी, इंस्टॉलमेंट कितना है, किस अमाउंट का है, 1850। कितनी इंस्टॉलमेंट हमें मिली है फंड में, दैट इज 9 इंस्टॉलमेंट। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया जी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 16650। दैट इज इतना अमाउंट आपके पास डेप्रिसिएशन फंड में आ चुका होगा, ठीक है ना। ये अमाउंट आपको यहां पे है, आ चुका है। अगर इस टाइम आप चाहते हैं बॉयलर को सेल करना तो इतना पैसा आपके पास फंड में आ चुका होगा और बाकी इतना माइनस कर दीजिए 52,000 में से, तो जो वैल्यू आएगी उस रेट पर उसको आप अगर सेल कर देते हैं तो एक अच्छी डील मानी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको मैं भी बहुत बेहतर डील नहीं कहूंगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से इस तरह की बात होगी, ठीक है। चलिए अब इसी प्रॉब्लम में एक पार्ट और है, जरा उसको भी देखते हैं, है ना। क्वेश्चन में देख रहे हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि इफ आफ्टर 12 ईयर ऑफ रनिंग सम बॉयलर ट्यूब्स आर रिप्लेस्ड एंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज ₹1500, व्हाट विल बी द न्यू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखते हैं क्या होता है। ये बॉयलर 1 जनवरी 1976 को ये वर्किंग करना स्टार्ट किया और 20 ईयर्स इसने सर्विस दिया। 31 दिसंबर 1995 को उसको हमने सेल किया। इसके हिसाब से डेप्रिसिएशन जो रेट आ रहा है हर साल ये आ रहा है। लेकिन इस बीच में एक बात ये लिखी गई, किसी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ, ठीक है ना। बिल्कुल 1 रुपया बिना खर्च किए 20 ईयर सर्विस दिया, लेकिन ऐसा होगा तो नहीं। तो क्वेश्चन क्या है कि एट द एंड ऑफ आफ्टर द 12th ईयर, 12th ईयर मतलब क्या हुआ, 12 ईयर कंप्लीट होने के बाद और 13 ईयर से पहले, इसके बीच में, इस बीच में कहीं पर कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आई। बॉयलर में ट्यूब्स होते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर आपने पढ़े होंगे। उसमें जो ट्यूब्स हैं उसमें कुछ ट्यूब्स में खराबी आई और उसको हमने रिप्लेस किया। जब यहां पे रिप्लेस किया इसका मतलब हमने यहां पे कुछ मेंटेनेंस अमाउंट कुछ खर्च किया। और कितना खर्च किया मेंटेनेंस अमाउंट, दैट इज 1500, ठीक है। हमारा इतना इन्वेस्टमेंट और हो चुका है ना। 1 से लेकर स्टार्ट से लेकर 12 ईयर तक कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारा अदर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, सिर्फ हमने इससे अपना काम किया और रेवेन्यू अर्न किया। लेकिन आफ्टर 12 ईयर्स हमने इतना मेंटेनेंस पे इन्वेस्टमेंट किया। तो अब आफ्टर 12 ईयर जो बाकी की जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, बाकी का टाइम कितना बचेगा, 8 साल, है ना, 8 ईयर्स बचेंगे। उस 8 ईयर्स में क्या यही रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होगा? ये रेट ऑफ डिप्रिसिएशन तो तब था जब हम 52,000 केवल इन्वेस्टमेंट किए थे।
अब तो हमारा इन्वेस्टमेंट 52,000 प्लस 1,500 और हो चुका है। तो बाकी के जो रिमेनिंग 8 ईयर्स हैं उसमें जो न्यू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होगा वो क्या होगा, ये देखना है। तो पहले हम ये पता करें कि जो हमारा एसेट है, जो हमारा एसेट जिसकी कॉस्ट 52,000 थी कब, 1 जनवरी 1976 को। 12 ईयर सर्विस देने के बाद इसका जो एसेट की जो वैल्यू है, जिसे हम बुक वैल्यू कहते हैं, इसी वी को हम लोग वैल्यू ऑफ एसेट को ही टेक्निकल फाइनेंशियल भाषा में बुक वैल्यू कहते हैं। तो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 12th ईयर मालूम चल जाए, यहां पर 12 साल काम करने के बाद अब हमारे एसेट की क्या वैल्यू है ना, ये निकाल लें। इट मींस अगर हम निकाल लें कि बुक वैल्यू या एसेट वैल्यू, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 12th ईयर है ना, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं V12 लिख दे रहे हैं, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 12 ईयर। तो V12 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी वैल्यू थी, दैट इज V, है ना, और उसके बाद इसका अमाउंट, इसका वैल्यू कितनी घटी है, तो आपने कहा कि हर साल पर ईयर 1,850 रुपीज इस बॉयलर की कीमत घटती चली गई है, और हमें कितने ईयर मिले हैं, 12 ईयर। तो आप क्या कहेंगे कि जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है माइनस रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है, डी है, और हमारे पास टाइम कितना है, 12 ईयर है ना। 12 ईयर सर्विस किया तो हर साल 1,850 रुपीज, 1,850 रुपए हर साल घटते 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 इसी 52,000 में से यहां पे कितना बचेगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दें। इट मींस 52,000 माइनस 1850 इंटू 12, तो ये वैल्यू अपने पास क्या आती है, दैट इज 29,800 29,800 रुपीज, ये एट द एंड ऑफ 12th ईयर, ये एसेट की बुक वैल्यू है, ये एसेट की बुक वैल्यू है यहां पे एट द एंड ऑफ 12th ईयर, ठीक है ना। अब जब 12th ईयर है तो यहाँ पे फिर इसमें कुछ खराबी आई, फिर से हमें इसको रेडी टू यूज करना है, तो फिर 12th ईयर में हमने इसमें मेंटेनेंस लगाया रेडी टू यूज करने के लिए। तो टोटल जो यहाँ पे फाइनल जो न्यू बुक वैल्यू की बात करेंगे, न्यू बुक वैल्यू की बात करेंगे, न्यू बुक वैल्यू मींस कि अभी तो 29,800 कीमत का जो हमारे पास बॉयलर यहाँ पे है वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो ट्यूब है वो खराब हो चुका है। उस ट्यूब को ठीक करने के लिए हमने 1500 रुपए और लगाए, तो हमारी न्यू बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, 29,800 प्लस मेंटेनेंस चार्जेस दैट इज 1,500, है ना। और इसको अगर इसमें हम लोग सम कर देते हैं तो इट विल कम दैट इज 31,300 31,300। ये रेडी टू यूज वाली बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू रेडी टू यूज, इसी को कह रहे हैं V12, ठीक है ना। ये हमारे पास बुक वैल्यू फाइनल है, ठीक, ओके, ये बात समझ में आ गई है ना। कैलकुलेशन डिप्रिसिएशन इस पे नहीं निकालना है क्योंकि इसमें तो अभी रेडी टू यूज हुआ ही नहीं है, यहाँ पे रेडी टू यूज है, तो डिप्रिसिएशन इससे कैलकुलेट करना है। अब देखा जाए हमारी जो बॉयलर की कीमत क्या हो गई, 31,300 यहाँ पे हो गई कि मेंटेन करने के बाद। अब अगर देखा जाए कि हमारे पास कितना टाइम और बचा है, रिमेनिंग सर्विस लाइफ कितनी है ना, रिमेनिंग सर्विस लाइफ, तो आप कहेंगे 8 ईयर्स, 8 ईयर्स बचा हुआ है, 12 ईयर के बाद 8 ईयर्स। अब ये जो अमाउंट है इसको हमें रिकवर करना है अगले 8 सालों में, तो अगले 8 साल के बाद जब हम उसको सेल कर रहे हैं तो सेल तो हमारा 15,000 में ही हो रहा है ना। तो न्यू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, न्यू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन विल भी क्या हो जाएगा, डी मान लेते हैं, डी न्यू, डी न्यू। तो क्या कहेंगे आप, जितनी उसकी बुक वैल्यू थी कब, एट द एंड ऑफ 12th ईयर, दैट इज ये 31,300, कितनी स्क्रैप वैल्यू थी, दैट इज 15,000, रिमेनिंग हमारे पास टाइम कितना बचा है, सर्विस टाइम कितनी बची है, 8 ईयर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास न्यू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा, न्यू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और ये सॉल्व होकर कितना आएगा, 2037.5 पर ईयर, पर ईयर, पर ईयर। इट मींस अगर अब प्रॉब्लम को दोबारा से समझे तो इस फंड में
12 इंस्टॉलमेंट जो आएंगी वो तो 1850 के हिसाब से आएंगी, 1850 इंटू 12 इंस्टॉलमेंट, और एक इंस्टॉलमेंट 8 इंस्टॉलमेंट इसमें आएंगी 2037.5, ये आएगी 8 इंस्टॉलमेंट। तो आप देखें 20 ईयर्स में 12 इंस्टॉलमेंट इस रेट से और 8 इंस्टॉलमेंट्स इस रिवाइज रेट से इस फंड के अंदर आएगा। तो अगेन हम लोग उस कंडीशन पे पहुंच जाएंगे कि लास्ट में हमारे पास स्क्रैप वैल्यू प्लस डिप्रिसिएशन फंड मिला के 52,000 अमाउंट रहेगा, और जब इतना रहेगा तो हम नई बॉयलर को परचेज कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड का एक दूसरा सवाल था और इसने काफी कुछ चीजें क्लियर कर दिया है। लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम है कि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। इसको हम नेक्स्ट मेथड में क्लियर करेंगे और देखते हैं कि क्या रिवाइज होके आता है। सेम प्रॉब्लम को भी कर सकते हैं इसी को दोबारा से। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो कुछ काम का लगता हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।